नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक सिंह आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूं, जिसमें हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि जियोमेट्रिकल डिज़ाइन के अंतर्गत हमने दो चीज़ों को पढ़ लिया था। एक क्रॉस सेक्शनल अलाइनमेंट और दूसरा साइड डिस्टेंस के बारे में। तो आज हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा स्टडी है हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व मतलब मोड़ पर जो हमारा रोड पर मोड़ दिया जाता है उसमें जो कर्व होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व कहलाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कर्व पर पहुंचने पर गाड़ी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, जो कि गाड़ी को बाहर ले जाने की टेंडेंसी रखता है, जिसका मान mv के बराबर होता है। तो मोड़ पर देखा गया है कि जब मोड़ पर गाड़ी जाती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर कार्य करता है, जो कि गाड़ी को बाहर ले जाने टेंडेंसी रखता है। तो जिसका मान होता है mv के बराबर होता है। mv मतलब गाड़ी का वेट, v मतलब उसका वेग, और r मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व का जो रेडियस होता है वो हमारा r होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि P बराबर mv²/r और W_v²। तो इसी प्रकार अब P को हम m को क्या लिख सकते हैं, m, क्योंकि W बराबर mg होता है तो m की जगह हम W/g लिख सकते हैं और v²/r। तो इस प्रकार हमने देखा कि P/W बराबर v²/g × r। तो जो हमारा P/W है ये हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या इम्पैक्ट फैक्टर इसको कहते हैं। आइए हम देखते हैं सुपर एलिवेशन के बारे में। एनालिसिस ऑफ सुपर एलिवेशन। कर्व पर रोड के इनर एज के सापेक्ष आउटर एज की राइजिंग सुपर एलिवेशन कहलाता है। मान लीजिए ये हमारा कर्व है, तो ये जैसे हमारा रोड होता है तो इनर एज के सापेक्ष आउटर एज की राइजिंग, मान लीजिए ये चल रहा है हमारा, तो हमारा ये इनर एज है, तो आउटर एज जो ये राइजिंग की जाती है वही हमारा सुपर एलिवेशन कहलाता है। ये इस प्रकार राइजिंग होता है, आउटर एज हमारा ज़्यादा होता है, इनर एज हमारा कम होता है हॉरिजॉन्टल कर्व पर, तो वही हमारा सुपर एलिवेशन होता है। सुपर एलिवेशन का फार्मूला है E+F बराबर v²/gr, जहाँ हमारा E है सुपर एलिवेशन, F हमारा है फ्रिक्शन फैक्टर, V वेग, G × R। तो इस प्रकार फार्मूला हमारा हो गया। आइए हम बताते हैं आपको सुपर एलिवेशन किस किस स्थान पर कैसे दिया जाता है, कितना दिया जाता है। तो प्लेन और रोलिंग एरिया में 7%, माउंटेनियस या स्टीप मतलब जहाँ ढाल ज़्यादा होती है वहाँ 10%, अर्बन मतलब शहरी रोड पर 4%, और ड्रेनेज रोड मतलब जहाँ पानी की निकासी होती है वहाँ 2 से 4% हमारा सुपर एलिवेशन दिया जाता है। अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन को किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार प्राप्त करते हैं उसके बारे में बताते हैं। एलिमिनेशन ऑफ क्राउन मतलब कि रोड में हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उन बिंदुओं के मिलाने पर जो हमारी लाइन प्राप्त होती है वही हमारा क्राउन कहलाता है। जैसे देखिए, तो इसमें पहला है आउटर एज शिफ्ट टूवर्ड क्राउन, मतलब आउटर एज को क्राउन की तरफ शिफ्ट करके हम सुपर एलिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारा रोड हो गया, तो हमारा ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो क्राउन को तो सुपर एलिवेशन हमको किस प्रकार देना है, तो ये आउटर एज है हमारा, ये हमारा आउटर, तो इस प्रकार आउटर एज को हम क्राउन की तरफ झुकाते जाते हैं, तो ये हमारा सुपर एलिवेशन इस प्रकार हमें प्राप्त हुई। ये देखिए हमारा ढाल सुपर एलिवेशन प्राप्त हो गया, और इनर एज के सापेक्ष आउटर एज की राइजिंग, ये हमारा सुपर एलिवेशन का। तो इस प्रकार हम कि आउटर एज को अगर टूवर्ड्स आउटर एज को क्राउन की तरफ हम शिफ्ट कर दें तो हमारा सुपर एलिवेशन प्राप्त हो जाता है। दूसरा है क्राउन शिफ्टेड टूवर्ड्स आउटर एज, मतलब क्राउन को यदि हम आउटर एज के सापेक्ष शिफ्ट कर दें तो भी हम सुपर एलिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारा रोड हो गया, यदि ये हमारा आउटर एज हो गया ये, और हमको सुपर एलिवेशन बनाना है क्राउन को आउटर एज शिफ्ट कर दे, तो क्राउन को ही हम ये देखिए शिफ्ट करते जाएं, अगर
ये देखिए शिफ्ट करते जाए आउटर रेज सापेक्ष, तो हमारा सुपर एलिवेशन ये देखिए प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हम क्राउन को शिफ्ट करके भी सुपर एलिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दूसरा तरीके से भी हम सुपर एलिवेशन प्राप्त करते हैं, वो है रोटेशन ऑफ पेवमेंट। यदि हम पेवमेंट को ही रोटेट कर दें तो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए रोटेट अबाउट सेंटर लाइन, यदि हम जैसे हमारा ये रोड है, जैसे हमारा रोड है ये हमारा सेंटर लाइन, यदि हम इस रोड को सेंटर लाइन के सापेक्ष ही अगर रोटेट कर दें, जैसे ये हमारा सेंटर लाइन है, तो हम रोड को इस प्रकार बना दें, इस प्रकार, तो भी हमारा देखिए सुपर एलिवेशन प्राप्त हो गया। देखिए सेंटर लाइन है, तो हम रोड को यदि सेंटर लाइन के सापेक्ष ही ऐसे शिफ्ट कर दें तो ये देखिए हमारा सुपर एलिवेशन प्राप्त हो गया। इनर एज सापेक्ष आउटर एज हमारा उठ गया, ज़्यादा राइज हो गया। इसमें दूसरा मेथड है रोटेशन अबाउट इनर एज। यदि हम इनर एज के सापेक्ष ही रोड को उठा दें, जैसे देखिए ये हमारा इनर एज हो गया और इसी को हम शिफ्ट कर दें ऊपर, ये देखिए इस प्रकार, तो हमारा सुपर एलिवेशन प्राप्त होगा। इस प्रकार हम सुपर एलिवेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आइए हम बताते हैं आपको एक्स्ट्रा वाइडिंग क्या होता है। कर्व पर गाड़ियों को बाहर ले जाने से रोकने के लिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। जैसे कर्व पर जितना और सीधी रेखा में जितनी हमारी चौड़ाई होती है रोड की, कर्व पर हमें जो एक्स्ट्रा रोड की चौड़ाई देनी पड़ती है वही हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहलाता है। जैसे हमारा ये कर्व हो गया, यहाँ गाड़ियों की लंबाई के हिसाब से हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग करते हैं। तो जितनी गाड़ी जितनी लंबी उतनी ही एक्स्ट्रा वाइडनिंग देना पड़ता है, उतना ही चौड़ाई में रोड बनाना पड़ता है। जैसे हमारा रोड चौड़ाई इतना ही है सीधी, तो कर्व पर हमें इतना देना पड़ता है रोड गाड़ी की लंबाई के हिसाब से, क्योंकि मोड़ने में जिससे उससे आसानी हो। जो पहला इसमें है मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडिंग। कर्व पर गाड़ियों पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का करता है, जिसके कारण गाड़ियां बाहर जाने की टेंडेंसी रखती है। इसके लिए जो एक्स्ट्रा वाइडिंग किया जाता है वही मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडिंग का रहता है। तो इसका मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडिंग का फार्मूला होता है W बराबर L²/2R, जहाँ L है L लंबाई है इंटू 2R। तो इस प्रकार यदि N लेन है तो WM बराबर NL²/2R, यदि N है, यदि लेन की संख्या N है। दूसरा है इसमें साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडिंग। यदि गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना है तो वह अपनी लेन पकड़ कर चलता रहता है। यदि रेज्ड कर्व हो तो ऐसे केस में गाड़ी कर्व पर टकराने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए जो एक्स्ट्रा वाइडिंग दिया जाता है वही साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडिंग कहलाता है। रेज्ड का मतलब ऊबड़ खाबड़ यदि हमारा है तो इसका फार्मूला जो होता है वो V/2 × 2.64 √R। तो इस प्रकार जो हमारा टोटल एक्स्ट्रा वाइडिंग हो गया WE बराबर मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडिंग साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडिंग। तो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडिंग बराबर NL²/2R प्लस V/2.65 √R। इस प्रकार हमारा टोटल एक्स्ट्रा वाइडिंग हुआ। उपरोक्त फार्मूला में लेन की संख्या 2 या 2 से अधिक होने पर ही लागू होता है। मतलब जो हमारा साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडिंग है वो यदि 2 या 2 से अधिक लेन है तभी ये लागू होगा। यदि सिंगल लेन हो तो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडिंग को कंसीडर नहीं करते हैं। यदि रेडियस और कर्व का मान 300 मीटर से अधिक हो तो इस केस में एक्स्ट्रा वाइडिंग नहीं देते हैं। यदि हमारा जो रेडियस और कर्व है, मोड़ पर जो कर्व हमारा उसका रेडियस जो सेंटर से है, यदि वो 300 से अधिक है तो हमें एक्स्ट्रा वाइडिंग नहीं दिया जाता है। एक्स्ट्रा वाइडिंग प्लान एंड रोलिंग एरिया में आधा इनर साइड में और आधा आउटर साइड में करते हैं, लेकिन हिली रोड केस में एक्स्ट्रा वाइडिंग पूरी तरह से इनर साइड में दिया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व के रूप में इस प्रकार हॉरिजॉन्टल कर्व के रूप में ट्रांजिशन कर्व का प्रयोग करते हैं। तो ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन और सिंपल कर्व को मिलाने पर जो इफेक्टिव कर्व हमें प्राप्त होता है, जिसका रेडियस इनफाइनाइट से घटता हुआ एक पार्टिकुलर रेडियस तक जाता है, उसे ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। ट्रांजिशन कर्व का शेप स्पाइरल, क्लोइडल या क्यूबिक पैराबोला या लेमिन
स्टेट लेमी स्केट रखते हैं, लेकिन स्पायरल और कोलाइडल शेप को प्रेफर किया जाता है। आइए हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में बताते हैं। ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निम्न दो केस में निकाला जाता है, जिसमें जो वैल्यू मैक्सिमम होती है वही यूज करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं सिर्फ। तो इसमें आपके सिलेबस में ये नहीं दिया होगा, आप सिर्फ अगर ट्रांजिशन कर्व का फार्मूला ही लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो एल बराबर वी क्यूब अपॉन सी इंटू आर, जहाँ सी बराबर 80/75 प्लस वी। तो जहाँ सी को मैक्सिमम 0.8 मीटर प्रति सेकंड या मिनिमम 0.5 मीटर प्रति सेकंड रखते हैं, मतलब सी का मान इसके बीच में ही होगा। मतलब सी का मान यहाँ से निकालने पर अगर इसका मान इसके बीच है तो सही है, नहीं तो मैक्सिमम 0.8 मिनिमम 0.5 रखते हैं। दूसरा इसमें मेथड रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन को के रेट को चेंज करके भी निकाला जाता है। तो इसमें मैक्सिमम प्लेन एरिया में जो दिया जाता है 1/50 और माउंटेनियस स्टीप एरिया में जो दिया जाता है 1/60। तो इस प्रकार ट्रांजिशन कर्व की लंबाई जो होती है वो 35 V² होता है। ये हमारा फार्मूला हुआ। चौथा स्टडी हम करते हैं वर्टिकल कर्व। वर्टिकल का मतलब जो पहाड़ी एरिया में जो ऊपर जो ऊंचाई पड़ती है उसमें जो कर्व दिया था, ये हमारा वर्टिकल कर्व हो गया इस प्रकार। तो ग्रेडियंट क्या होता है? हॉरिजेंटल के सापेक्ष वर्टिकल में जो राइज और फॉल होता है वही ग्रेडियंट कहलाता है। मतलब देखिए, ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया, इसके सापेक्ष जो वर्टिकल में राइज हुआ वही हमारा ग्रेडियंट कहलाता है। तो ग्रेडियंट निम्न प्रकार होते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट वह मैक्सिमम ग्रेडियंट जो सेफ कंडीशन में रोड में दिया जाता है उसे रूलिंग ग्रेडियंट कहते हैं। दूसरा लिमिटिंग ग्रेडियंट, इकोनॉमिकल कंडीशन को ध्यान में रखकर वह मैक्सिमम ग्रेडियंट जो सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए दिया जाता है उसे लिमिटिंग ग्रेडियंट कहते हैं। एक्सपेक्टेशनल ग्रेडियंट यह ग्रेडियंट बहुत ही रेयर केस में दिया जाता है, इसका मान काफ़ी अधिक होता है, इसे मैक्सिमम 100 मीटर लेंथ के लिए ही दिया जाता है। मिनिमम ग्रेडियंट ड्रेनेज पर्पस को ध्यान में रखते हुए कम से कम ग्रेडियंट किसी रोड में दिया जाए वही मिनिमम ग्रेडियंट होता है। इसका मान सीमेंट कंक्रीट के लिए 1/500 और अर्दन रोड के लिए 1/250 दिया जाता है। तो ये मान है हमारा ग्रेडियंट का कि कैसे कैसा हमारा क्षेत्र है, रोलिंग, प्लेन, माउंटेनियस, अनस्टीप। और रोलिंग के लिए 3.3%, माउंटेन के लिए 5%, इस प्रकार ये हमारा सम्मान है ग्रेडियंट का। आइए हम बताते हैं आपको ग्रेड कंपनसेशन। हॉरिजेंटल कर्व पर पहुंचने पर ग्रेडियंट में कुछ कमी कर लेनी चाहिए। ग्रेडियंट में आई इसी कमी को ग्रेड कंपनसेशन कहते हैं। यदि ग्रेडियंट का मान 4% से कम है तो ग्रेड कंपनसेशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ग्रेड कंपनसेशन मतलब 30 + R% है, लेकिन मैक्सिमम इसका मान 75/R% से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्टिकल कर्व दो प्रकार का होता है। एक समिट कर्व, यह कॉन्वेक्स टाइप का कर्व होता है। वैली कर्व, यह कॉनकेव टाइप का कर्व होता है। आइए हम बताते हैं समिट कर्व के बारे में। समिट कर्व इसका शेप पैराबोला रखा जाता है। समिट कर्व के केस में डेविएशन एंगल निम्न प्रकार निकाला जाता है। तो आपको हम बताते हैं द लेंथ। आइए हम बताते हैं लेंथ ऑफ समिट कर्व। समिट कर्व का लेंथ कैसे है? समिट कर्व के केस में केवल विजिबिलिटी को ही ध्यान में रखा जाता है। इसकी लंबाई निम्न फार्मूला देते हैं। विजिबिलिटी में आगे कितना अच्छा से हमको दिखाई दे रहा है उसी के अनुसार हम रखते हैं। तो यदि समिट कर्व की लंबाई SSD से ज़्यादा है, SSD मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो LS बराबर NS² √H1 + √H2। तो जहाँ H1 हाइट ऑफ आई साइड है जिसका मान 1.2 मीटर रखा जाता है, H2 बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव साइड, इसका मान 0.15 रखा जाता है, N बराबर डिवीजन एंगल होता है। तो इस प्रकार समिट कर्व का लंबाई जो होती है उसका फार्मूला हमें प्राप्त होता है। NS² = 4.4, LS बराबर NS² अपॉन 9.6। तो ये दो सूत्र हैं। इसको प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? SSD के केस में इसका प्रयोग किया जाता है और ISD या OSD के केस में इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि LS समिट
एल ट्रांजिशन कर्व या समिट कर्व की लंबाई यदि SSD से कम है तो हमें ये सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आइए हम बताते हैं वैली कर्व। वैली कर्व इसके कर्व में राइडिंग कंफर्ट और सेफ्टी दोनों कंसिडर किया जाता है। राइडिंग कंफर्ट मतलब चलाने में कितना हम आरामदायक महसूस करते हैं, और सेफ्टी मतलब सुरक्षा के दृष्टि। तो वैली कर्व में सुरक्षा और सेफ्टी दोनों को ध्यान में रखा जाता है, आरामदायक भी रहे। इस केस में डेविएशन एंगल को निकाल सकते हैं। इसका शेप क्यूबिक पैराबोला होता है। तो इस प्रकार हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, जिसका डेट भी आ चुका है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, हम आपके लिए और भी वीडियो लाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।